अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि जब स्प्रिंग का मौसम होता है, बाहर का मौसम आता है, तो फिर जब आप सुबह उठते हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे पत्तों पे छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं जिसको आप शबनम बोलते हैं। तो वो क्यों आते हैं, उसकी रीज़न देनी है। ये टॉपिक है और इसको हमने पढ़ा भी था कि कंडेंसेशन क्या होती है। देखो, जब लिक्विड गैस बन जाता है, मतलब पानी है और उस पानी को, ये पानी है और आपने उस पानी को नीचे से हीट देना शुरू की तो पानी आपका क्या बन जाएगा, गैस बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप पानी को चूल्हे पे रखते हो, गर्म करते हो, तो आपका पानी क्या बन जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है ना। तो उसको बोलते हैं वेपोरेशन। और उसका उल्टा क्या होता है, अगर गैस दोबारा से पानी बन जाए, मतलब पहले पानी गैस बना था, अब गैस पानी बन जाए, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। उल्टा प्रोसेस है वेपोरेशन का, क्या होता है, कंडेंसेशन। और ये जो कंडेंसेशन के टॉपिक थे इसमें हमने पढ़ा भी था कि जब गैस लिक्विड बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ये कब होता है, जब गैस अपनी जो उसके पास हीट है उसको ख़त्म कर दे, कम कर दे और वो लिक्विड बन जाता है। किस तरह से, अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एवेपोरेशन क्या होता है। हमारे पास एक पानी है और मैंने ना इस पानी को चूल्हे पे रख दिया, मतलब मैं नीचे से हीट दे रही हूँ और ये पानी थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। मतलब मेरा जो लिक्विड था वो क्या बन गया, गैस बन गया, एवेपोरेशन हुई। फिर मैंने देखना है कि कंडेंसेशन इसका उल्टा होता है। कैसे, कि अगर गैस लिक्विड बन जाए दोबारा से, किस तरह से। अब आप यहाँ पर देखो, पानी कब गैस बन रहा है, जब मैं उसको नीचे से हीट दे रही हूँ। तो हीट देने की वजह से गैस बना है। अब मैं हीट देना बंद कर दूँ, या आपने देखा होगा, आपने ये एक बर्तन लिया, उसके ऊपर ऐसे आपने ढक्कन दिया हुआ है, आपने इसके अंदर पानी डाला हुआ है, नीचे से आपने आग दी। आपने देखा कि जब आप ढक्कन को उठाओगे तो इस पर पूरा धुआं धुआं हुआ होता है, मतलब लिक्विड क्या बन जाता है, गैस बना हुआ है। फिर कुछ देर बाद आप इस हीट को देना, ये जो आप गैस हीट दे रहे हो ना, इसको बंद कर दो देना। अब वही चीज़ है, उसके ऊपर अगेन ढक्कन है और मैंने नीचे से कोई इसको टेम्परेचर नहीं दे रही। कुछ देर बाद जो गैस, जिसके पास टेम्परेचर से उसके पास एनर्जी होती है, वो गैस अब एनर्जी नहीं दे रही, मैं उसको कोई नीचे से एनर्जी नहीं दे रही। तो गैस जो होगी वो अब ऐसे छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बने होंगे। आपने देखा होगा बर्तन पे ऐसे पानी के ड्रॉप्स बने होते हैं। तो पहले वो क्या था, गैस, अब वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, पानी के ड्रॉपलेट्स बन गए जब मैं उसको हीट नहीं दे रही। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर कैसे यूज़ होता है कि स्प्रिंग में रात को टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो आपकी एयर एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ये मेरी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इर्द गिर्द की हवा, इसमें क्या होती है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। जब टेम्परेचर ठंडा हुआ तो मतलब गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी कम हो गया, वो ठंडी है, और फिर वो क्या बन जाती है, गैस क्या बन जाती है, पानी बनना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब ये गैस, जैसे ही ठंडी गैस आकर इस पे आकर पड़ेगी, पत्तों पे आके पड़ती है, तो वो या किसी शीशे वगैरह पे पड़ती है। आपने देखा होगा सुबह उठते तो शीशों पे भी ऐसे छोटे छोटे पानी से गीले हुए भी होते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि जैसे ही सॉलिड सरफेस पे आके पड़ती है ठंडी गैस, तो वो पानी बनना शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म, ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं ड्यू टू प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से। बिकॉज क्योंकि स्प्रिंग में टेम्परेचर जो होता है ड्रॉप एट नाइट, वो रात को ठंडा हो जाता है। एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, और जितने भी वाटर वेपर्स हैं प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, कूल डाउन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस लाइक लीव्स एंड ग्रास, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स इन एयर, एयर में, एयर गैस है ना, ये गैस ही मतलब है, मतलब नमी वाली गैस जिसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी होता है। तो वेपोरेशन से भी जो गैस बनती है ना, वो भी ऐसे आप हाथ रखो तो आपको हाथ भी पूरा गीला गीला महसूस होता है, नमी वाली गैस होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सबसे पहले तो सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन ये होता है कि जब सॉलिड क्या है, गैस बन जाए डायरेक्ट, मतलब लिक्विड स्टेट में ना जाए। सॉलिड के बाद क्या आती है, लिक्विड स्टेट आती है, फिर गैस आती है। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये कैसे होता है, जैसे आपके पास एक ये आपने देखा होगा बर्फ़ का टुकड़ा है। अगर आप बर्फ़ के टुकड़े को यहाँ पे बाहर फ्रिज से बाहर निकालो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ऐसे धुआं धुआं सा निकल रहा होता है, वो गैस होती है। मतलब सॉलिड डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और डेपोजिशन क्या होती है, अगर गैस उसका उल्टा, मतलब अगर गैस सॉलिड बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन। अब ये डेपोजिशन क्या होती है, ये वाली, अगर आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा उनमें होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, कि जो एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस, वो जब ऐसे पत्तों पे पड़ते हैं तो उसके साइड पे ऐसे बर्फ़ बनी होती है। तो गैस क्या बन गई, डायरेक्ट सॉलिड बन गई, लिक्विड में जाए बगैर।
उसको बोलते हैं डेपोजिशन। अब ये होता क्या है कि किस तरह से ये टेम्परेचर पे और प्रेशर पे अफेक्ट करता है या अफेक्ट होता है या नहीं होता, वो आपने बताना है। सबसे पहले आपने कहा कि हाँ, सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन आर अफेक्टेड बाय बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है, दोनों को चेंज, मतलब प्रेशर को चेंज करो तो सब्लिमेशन भी चेंज होगा। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना, अगर फास्टर एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर जो होगा कम होगा, अगर प्रेशर और टेम्परेचर, मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊंगी क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना, हमें लॉजिक से समझना है किस तरह से लो प्रेशर से सब्लिमेशन ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे साथ साथ होते हैं, आपको पता है। सॉलिड से क्या बननी होती है? गैस बनती है। इसमें गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अगर प्रेशर तो ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे। अगर मैं प्रेशर को कम कर दूँगी, ठीक है, अगर मैं इसके प्रेशर को कम कर दूँगी तो ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? गैस। ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, वो तो सॉलिड ही रहेगा, तो गैस तो बनी नहीं। सब्लिमेशन में सॉलिड से क्या बनना होता है? गैस। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम कर दूंगी तो अब इन पार्टिकल्स पे कोई प्रेशर नहीं है, अब ये दूर दूर चले जाते हैं, तो दूर जाने का मतलब वो गैस बन जाता है। तो ये तेज़ होता है लो प्रेशर पर। और हाई टेम्परेचर पे किस तरह से? ये तो हो गया प्रेशर की रिस्पेक्ट से। अगर हम मैं इसको टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से समझो तो सॉलिड होते हैं करीब करीब होते हैं, ठीक है। अब जब मैं टेम्परेचर कम करती हूँ तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम मतलब इनके पास एनर्जी ही नहीं है, मूव कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास एनर्जी ही नहीं है। तो टेम्परेचर कम मतलब इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। तो अगर टेम्परेचर कम है तो इनकी एनर्जी भी कम है, मूव ही नहीं कर रहे, तो ये सॉलिड ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि करीब करीब में सॉलिड ही रहेंगे। लेकिन अब मैं इनको गैस बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूँ? अगर इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दूँ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, ये करीब करीब नहीं रह सकते, ऐसे दूर दूर मूव करेंगे, और जब दूर दूर मूव कर गए तो गैस बन गई, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बहुत कम, प्रेशर को बहुत कम कर दूँ और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ तो जल्दी से सॉलिड क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। और अब आपने गैस से क्या बनानी है? सॉलिड बनाना है, तो उल्टा प्रोसेस। ये लो प्रेशर था तो ये हाई प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर पे था ये तो लो टेम्परेचर पर होगा, सॉरी हाई टेम्परेचर पे था तो लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 के वाई डू वेपर्स फॉर्म ऑन द हैंडल एंड सिलेंडर ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज। अब सबसे पहले तो ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ये एक फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, ऐसे रेड कलर का होता है, ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में ऐसा कुछ शेप होती है इसकी, फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या होती है? गैस होती है। अब बेसिकली ये आग को बुझाने के लिए यूज़ होती है। किस तरह से कि इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, और जब आपने आग को बुझाना होता है तो आप इसके अंदर से गैस को रिलीज़ कर देते हो। बेसिकली ये गैस जो होती है, जो इसके अंदर गैस है वो स्पेशल गैस होती है, और ये गैस आग जब जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पर आप इसको ऐसे फैला देते हो, मतलब इसमें से रिलीज़ कर देते हो, तो वो गैस जो होती है, जो आग की गर्मी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब आग में क्या होती है? ऑक्सीजन लेवल होता है, इसकी वजह से आग ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो वो उसको ख़त्म कर देती है और आग को बुझाती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होती है? गैस होती है, और वो गैस स्पेशल गैस होती है जो आग को कम करती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ना यहाँ पर हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को अगर आप प्रेस करो ना तो इसके अंदर से गैस बाहर आ जाती है। ये धुंध कैसी होती है कि जैसे अब शीशे होते हैं ना, शीशों पे आप सुबह उठते हो, अक्सर सर्दियों में देखा होगा ऐसे पानी ऐसे गिर रहा होता है, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि ये वो इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही गैस इसके अंदर, ये छोटी सी जगह है, और जब आप गैस को छोटी सी जगह पे कंप्रेस करके स्टोर कर लेते हो तो वो क्या हो जाती है? उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो दबी हुई होती है गैस। आपने गैस को छोटी सी जगह पे स्टोर किया तो वो दबी हुई होती है। जब कोई चीज़ दबी होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। जब वो गैस बाहर निकल जाएगी तो वो एकदम से एक्सपेंड पूरे उसमें जहाँ आग लगी होती है वहाँ पर फैल जाती है, और सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और आग को बुझा देती है। तो ये जब इसके अंदर जो गैस थी तो उसका प्रेशर ज़्यादा था, जब वो बाहर निकल गई तो गैस तो निकल गई ना सारी। अब ये सिलेंडर क्या हो गया? ठंडा हो गया, और एयर जो इसके इर्द गिर्द क्या होती है? एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर के पार्टिकल्स होते हैं। एयर के पार्टिकल्स जब ठंडी सरफेस पर आके पड़ते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं। आपने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा कि गैस क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है,
तो इस तरह से इसके ऊपर क्या होती है कि ये बूंदें बनी हुई होती हैं। तो व्हेन अ फायर एक्सटिंक्शन इज़ डिस्चार्ज, जैसे ही आप इसको डिस्चार्ज करते हो तो गैस इन साइड कम्स आउट वेरी क्विकली, जो इसके अंदर गैस थी वो बाहर आ जाती है तेज़ी से, एंड एक्सपेंड क्विकली, और फैल जाती है, एंड एब्जॉर्ब हीट, और सारी हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बाहर की जो हीट है जहाँ आग लगी हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो गैस बाहर निकल गई तो सिलेंडर तो ठंडा हो गया ना, तो मेकिंग द सिलेंडर कोल्ड, द वाटर वेपर्स इन एयर, और जैसे ही वाटर वेपर्स जो हवा में है वो टच करते हैं इस कोल्ड सरफेस को तो वो कंडेंस हो जाते हैं टाइली ड्रॉपलेट्स में, मतलब गैस क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, जिसको हमें लगता है कि वेपर्स या फॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको पसीना आता है तो आपने नोट किया होगा कि आपकी वो बॉडी का हिस्सा जहाँ पे पसीना आ रहा होता है वो ठंडा फील हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि पसीना कब आता है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी जो है ना वो किससे मिलके बनी हुई है, पानी से। तकरीबन 90, मुझे परसेंटेज नहीं याद, लेकिन 70% आई थिंक पानी होता है बॉडी के अंदर। तो वो पानी जो है, ये फॉर एग्जांपल पानी है, जब गर्मी पड़ती है तो ये पानी क्या होता है, एवेपोरेट होता है। तो एवेपोरेट होकर ये पसीना बनता है, तो आपकी जो बॉडी की गर्मी है वो सारी बाहर निकल जाती है। गर्म पानी एवेपोरेट होता है ना, तो जो गर्मी है वो बाहर होके ऐसे बाहर निकल जाती है, तो इसलिए आपकी बॉडी पीछे सारी गर्मी निकल चुकी होती है, तो आपको कोल्डनेस फील होती है। तो स्वेटिंग कूल्स द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए पसीना जो है वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है। व्हेन वी एक्सरसाइज अवर बॉडी गेट हॉट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वैसी गर्मियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी हॉट हो जाती है और फिर वो प्रोड्यूस करती है स्वेट। तो दिस स्वेट टेक्स हीट फ्रॉम आवर स्किन, और ये स्वेट हमारी स्किन से जितनी भी हीट होती है उसको उसको लेकर उड़ जाता है। तो ड्यूरिंग evaporation it remove heat from the body which helps to keep us cool. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 के, कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल एक्स इनिशियली एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने एक मेटल ले लिया और उसका नाम एक्स है और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ हीटर, उसके बाद उसको हीटर पर रख दिया। वो हीटर पर रखने से क्या हुआ है, वो हमें नीचे से हीट दे रहा है, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब अगर पहले उसका टेम्परेचर 100 था और जब उसको हीटर पर रख दिया तो टेम्परेचर तो बढ़ गया होगा ना। तो अब उसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, 400 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, मतलब वो मेल्ट होना, पहले वो सॉलिड है, मेटल है तो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड जब वो मेल्ट होगा तो वो 250 टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। तो आपने अब ये पूरा जो है वो ग्राफ बनाना है और फिर उसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना है ग्राफ को। ये ग्राफ है, उसका टेम्परेचर इनिशियल उन्होंने क्या कहा था, आपने सबसे पहले तो ग्राफ बना लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक्स पे आपने टेम्परेचर लेना है क्योंकि आपको गिवन क्या है कि टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर चेंज होगा, और चीज़ नहीं गिवन, तो हमने यहाँ पर ले लिया है, टाइम ले लिया। फिर जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था वो 100 था, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा है। फिर 100 पे था, लेकिन जब इसको हीटर पे उठा के रख दिया तो उसका टेम्परेचर क्या होना, बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते हुए कहाँ तक गया, 400 तक गया। तो आखिरी हमने 400 लिखा है और इनिशियल हमने क्या लिखा है, 100, और दरमियान में उन्होंने कहा है कि 250 पे मेटल जो था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो हमने दरमियान में क्या लिख दिया, 250 में लिख दिया। सबसे पहले तो हीटर पर रखा है तो टेम्परेचर बढ़ा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्राफ है, और यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये इस तरह से टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 100 था, फिर 250 हुआ, तो बढ़ते हुए जब भी कोई चीज़ बढ़ती है ना तो ऐसे ये वाला ग्राफ आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर मैं इस तरह से ग्राफ को बनाऊँ, यहाँ पे टेम्परेचर और सीधी लाइन कर दूँ, तो मतलब अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब जैसे यहाँ पे 250 था तो वो इतना ही रह गया, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी 250, टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, टाइम तो नीचे से बढ़ रहा है ना, यहाँ पे अगर 0 है तो 2 है, 3 है, 5 है, तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स हो गया है। लेकिन अगर ग्राफ में इस तरह से बना हुआ है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे सीधी लाइन बनाई है कि अगर हीटर पर रख दिया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ के कहाँ चला गया, 250 पे चला गया। 250 पे जाके अब जो मेटल था वो क्या हो गया, यहाँ पे भी मेटल था, यहाँ पे भी वो मेटल है। 250 पे मेटल क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिक्विड बन गया, मतलब वो मेल्ट हो गया। ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे वो मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ा और कहाँ तक चला गया, 400 तक चला गया। अब आपने देखा कि पहले टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर वही हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा। तो ये जो है वो हमने लेटेंट हीट वाला ग्राफ किया भी था। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो फेस चेंज होता है। फेस चेंज का मतलब क्या है कि पूरी स्टेट चेंज हो जाना। जैसे अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, मतलब पूरी शक्ल चेंज होना, स्टेट चेंज होना, फेस चेंज होना। या हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें ही बढ़ती हैं, या हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 से बढ़कर 250 पे चला गया, तो बढ़ने का मतलब ग्राफ में ऐसे सीधी लाइन मिलना, बढ़ना।
तो फिर फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज होती है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि फेस चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा, टेम्परेचर सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें चेंज होती हैं, या फेस चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, दोनों एक वक्त में नहीं होती। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस वक्त पे फेस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर सॉलिड था तो यहाँ पर भी सॉलिड ही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ, सॉलिड स्टेट चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं कहती हूँ कि फेस चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर सॉलिड है तो यहाँ पे वो लिक्विड बन चुका होगा, तो स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर के लिए सीधी लाइन मिल रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये दोनों होते खुद से तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, फेस चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा, हर चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी यूज़ होती है इन दोनों को चेंज करने के लिए। तो एनर्जी अगर तो फेस चेंज हो रहा है तो एनर्जी फेस को चेंज करवा रही है, टेम्परेचर को वो नहीं यूज़ कर सकती, टेम्परेचर में यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता। या अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने में लग रही है, फेस चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे भी सॉलिड है तो यहाँ पर भी सॉलिड है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखो, ये सीधा ग्राफ मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी मेटल है, यहाँ पर भी मेटल है, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया 250 पे, उन्होंने कहा कि स्टेट चेंज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो फिर टेम्परेचर को सीधा होना पड़ेगा। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे मेटल था तो मेटल से क्या बन गया, लिक्विड, मतलब मेटल मेल्ट हो गया, स्टेट उसकी चेंज हो गई है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ठीक है। सॉलिड था ना, मेटल सॉलिड होता है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, सीधा हो गया। अब यहाँ पर अगर लिक्विड है तो सीधी लाइन मिल रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी लिक्विड है, फेस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी लिक्विड ही मिलेगा। तो हमने लिखा कि 100 से 250 टेम्परेचर तक हमने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीधी लाइन है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट नहीं चेंज हो रही, इट इज़ स्टिल सॉलिड हेयर। यहाँ पे भी मेटल मतलब सॉलिड है तो यहाँ पर भी सॉलिड ही है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर 250 पे देखा तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड है तो मेल्ट होकर क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, लेकिन टेम्परेचर को फिर कांस्टेंट होना पड़ा, दोनों में से एक चीज़ चेंज होती है। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सारी की सारी हीट जो है वो यूज़ हो रही है चेंज करने में स्टेट को, मेल्टिंग हो रही है मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। फिर 250 पर आकर 250 से 400 तक यहाँ पे दोबारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब स्टेट चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी अगर लिक्विड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ती है। नेक्स्ट है इसका पार्ट भी, इसमें कहा है कि अब आपने, ये तो एक्स मेटल के लिए सारी बातें थी, अब आपने एक और मेटल ले लेना है वाई, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो एक्स से ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ग्राफ वगैरह मतलब उसका 100 टेम्परेचर, इनिशियल, फाइनल, मेल्टिंग वाले टेम्परेचर सब सेम है, सिर्फ उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे, जो यहाँ पे ये इसका ग्राफ है, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, उसी तरह 100 है, 250 है, 400 है। देखो जैसे एक्स के लिए था सेम वाई के लिए, बस फ़र्क क्या है कि इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो चीज़, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि वो एनर्जी इसके पास ज़्यादा है जो मेल्टिंग मतलब स्टेट को चेंज करती है। तो यहाँ पर आके स्टेट चेंज हुई थी ना, मतलब यहाँ पर भी सॉलिड था, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो फिर स्टेट तो सेम रहेगी, सॉलिड है तो यहाँ पे भी सॉलिड है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर आकर लिक्विड बन गया था, मतलब मेटल मेल्ट हो गया था। इसमें भी वही है, बस फ़र्क क्या है कि जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करवा रही है एनर्जी की वजह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी एक्स के पास कम है, वाई के पास ज़्यादा है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्वेश्चन में यह है कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है वाई की। इसका मतलब कि जो स्टेट चेंज होती है जहाँ पर वो एनर्जी जो है वाई की ज़्यादा है, इसीलिए ग्राफ में सिर्फ ये चीज़ बड़ी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये भी देखो सेम है, ये भी इनिशियल भी सेम है। अब जो एक्स वाला था उसकी हीट ऑफ फ्यूजन कम थी ना, तो यहाँ पे कम टाइम में ही सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड बन गया, टाइम कम लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक टाइम पहुँचते पहुँचते 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 मिनट्स लग गए। तो ये जो चीज़ है ये सॉलिड को लिक्विड में ज़्यादा टाइम में बना रही है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो ये है ये कम टाइम में बना रही है, क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। तो बस इतना सा फ़र्क है। तो मेटल वाई हैज़ द हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाई के पास ज़्यादा हीट ऑफ फ्यूजन है।
सो इट मीन्स इट टेक मोर टाइम एंड हीट टू मेल्ट। ठीक है, वो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि उसके पास ज़्यादा हीट है। इट्स ग्राफ हैव लॉन्गर फ्लैट लाइन, उसकी फ्लैट लाइन जो है वो वाई की यहाँ तक आ रही थी, आपने अभी देखा है, उसकी लॉन्गर फ्लैट लाइन है। एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू एक्स के मुकाबले में, बिकॉज मोर एनर्जी इज़ यूज ड्यूरिंग द फेस चेंज, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है और ज़्यादा एनर्जी लग रही है फेस चेंज होने में विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ आप देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, तो इसलिए लिखा है विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन हॉट डे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो और हॉट डेज़ हो, गर्मियाँ हो, तो प्रेशर जो होता है टायर का वो बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ता है उसकी रीज़न देनी है। ठीक है, जब कार है वो ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव मतलब कार ज़्यादा देर तक चलेगी, और जब कार ज़्यादा देर तक चलेगी तो फिर टायर्स जो हैं वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब टायर्स क्या हो गए हैं, वो गर्म हो गए हैं, और टायर के अंदर क्या होती है, हवा होती है। जब टायर गर्म हुए हैं तो इसके अंदर जो हवा है वो भी गर्म हो गई है। ठीक है, और जब ये हवा जो है गर्म हो गया तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो तेज़ी से उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, क्योंकि उनको हीट मिली है ना, तो वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। और जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो वो ऐसे इस टायर की वॉल से आकर टकराएंगे, क्योंकि उनकी मूवमेंट तेज़ होगी, उनके पास एनर्जी है, वो ऐसे टायर की वॉल से आकर टकराते रहेंगे। और जब टकराते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो टायर है ये ऐसे थोड़ा सा फूल जाता है, या फिर ये क्या होगा, फट जाता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि जब गाड़ी ज़्यादा देर तक चलती है तो उसके जो, क्योंकि सड़क जो होती है वो गर्म होती है, तो फिर आपके पास जो टायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऐसे गर्म हो जाएंगे। और जब टायर गर्म हुए तो उसके अंदर जो हवा है वो भी गर्म हुई, और हवा के पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगे। वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो ऐसे वॉल्स पे आकर टकराते हैं, तो यहाँ ये टायर का साइज़ थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, और ज़्यादा प्रेशर होगा तो फट सकता है। तो एज द टायर मूव्स द टायर एंड द एयर इनसाइड हीट अप, तो टायर भी और उसके अंदर जो एयर है वो हीट अप हो जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। द एयर मोलिक्यूल्स मूव फास्टर, और जो एयर मोलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं तेज़ी से। जो ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करेंगे तो टायर थोड़ा सा फैल सकता है, और जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे इसके बिल्कुल टकराते हैं, और इस वजह से इसका साइज़ जो होता है बढ़ जाता है, तो या फिर ये फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन हेल्प प्रिवेंट क्रैक्स इन साइड वॉक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। अब क्या होता है कि जो भी आपने ये भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर कंक्रीट बजरी होती है, वो भी फैलती है। या फिर अगर ट्रेन की पटरीज होती हैं उनमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो ये मेटल फैल जाता है और फैल के साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो अगर गैप ना रखा जाए तो ये एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गैप रखा जाता है ताकि जब ये फैले तो इसके पास इतनी जगह हो कि ये फैल के ऐसे जगह पूरी कर ले। तो इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसीलिए ये गैप जो होता है वो छोड़ा जाता है। अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे तो फिर जो नुकसान होता है, इसी तरह बिल्डिंग्स वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वो बजरी से मिलके बनती है, और बजरी जो होती है वो फैलती है जब हीट मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो मटेरियल्स होते हैं जो कंक्रीट से मिलके बनते हैं, स्पेशली कंक्रीट मतलब ऐसे मटेरियल जो बजरी से मिलके बनते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं व्हेन हीटेड। तो इंजीनियर्स जो होते हैं वो स्मॉल गैप्स छोड़ते हैं कंक्रीट सर्फेसिस पे, जहाँ पे कंक्रीट यूज़ हो रही होती है वहाँ पे वो स्मॉल गैप्स छोड़ देते हैं। दीज गैप्स गिव द कंक्रीट स्पेस टू एक्सपेंड इन, और ये उनको स्पेस देती है कि जब ताकि वो एक्सपेंड कर सके। अगर जगह खाली नहीं होगी तो एक्सपेंशन मुश्किल हो जाएगी, तो जगह खाली छोड़ी जाती है, जैसे इसमें भी जगह खाली छोड़ी जाती है ताकि एक्सपेंशन हो, तो इसको मुश्किल ना हो एक्सपेंड होने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू आर स्टक इन द स्नो विद योर कार, व्हाट वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग द स्नो ट्रैप्ड अंडर नीथ अ पॉट ऑफ हॉट वाटर और अ हाई पावर्ड हीट लैम्प। तो कह रहे हैं कि इमेजिन करो आपकी जो गाड़ी है वो स्नो में फंस गई है, तो क्या आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा कि आप स्नो को मेल्ट कर सको, पॉट ऑफ हॉट वाटर या फिर एक हीट लैम्प। पॉट ऑफ हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट कैरियर है, वो बहुत अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र करता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो इसीलिए हीट जो स्नो होगी वो जल्दी क्विकली वो मेल्ट हो जाएगी। और जो हीट लैम्प है वो हीट उसको ऐसे रेडिएट करता है, तो रेडिएशन से जो रेडिएशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जाके मेल्ट करेगी, तो स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये क्विकली ट्रांसफ़र कर देता है हीट। तो इसलिए पॉट ऑफ हॉट वाटर वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर मेल्टिंग स्नो क्विकली, दिस इज़ बिकॉज हॉट वाटर ट्रांसफ़र हीट डायरेक्टली टू द स्नो। ठीक है, वो डायरेक्टली स्नो को को ट्रांसफ़र करता है एंड मेल्ट इट फास्टर। हीट लैम्प जो होता है वो स्लोली करता है बाय रेडिएटिंग हीट, ऐसे रेडिएशन स्टेक है। नेक्स्ट है कि हाउ डज़ द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स ट्री हेल्प टू ट्रांसपोर्ट
वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। अब इसका आंसर ये है कि क्वेश्चन ये है कि जब एवेपोरेशन होती है किस तरह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि जब पानी जो है ना, ये देखो ये हो गया प्लांट, इसके अंदर ना, इसके लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ से ये पानी को ऐसे बाहर निकालता है। ठीक है, तो क्या होता है कि पानी प्लांट्स ऐसे पानी को खींचता है। जब वो नीचे से पानी को खींचता है और पानी जो होता है वो यहाँ तक स्टेम तक आता है और ऐसे छोटे छोटे पोर्स से निकल जाता है। ये पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। ये पोर्स में से पानी ऐसे एवेपोरेट हो जाता है। तो जब ये प्लांट्स नीचे से पानी को खींचता है तो साथ ही इसको ट्रांसपायरेशनल पुल बोलते हैं, क्योंकि खींच रहा है। तो इसको पानी के साथ साथ छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो वैसे प्लांट्स के पूरे स्टेम्स वगैरह में फैल जाते हैं, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो हेल्दी हो जाता है। तो दिस हैपन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ। जो पानी होता है वो यहाँ इन लीफ से एवेपोरेट होता है। लीफ से किस तरह से कि अंदर इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। इसके अंदर से पोर्स से पानी निकल जाता है और इसको फ्रॉम द लीव्स इट क्रिएट्स अब ट्रांसपायरेशनल पुल के नीचे से पानी को खींच के ये ऊपर लेकर आता है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल डेट ड्रॉज मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रूट से अपवर्ड, मतलब यहाँ रूट से ऐसे स्टेम्स तक आ जाते हैं ऊपर तक। ठीक है, जब वो खींचता है तो यहाँ से रूट से ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं और वो स्टेम और पूरे प्लांट से ऐसे पार्ट्स में फैल जाते हैं। तो पानी को खींचता है जब वो नीचे से, तो साथ न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं तो वो हेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एडिंग आइस टू ड्रिंक कूल इट डाउन मोर इफेक्टिवली व्हेन एडिंग कोल्ड वाटर। वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी ड्रिंक में ऐसे बर्फ़ डाल देते हो तो वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है। तो वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ही गर्म पानी में आप बर्फ़ डालते हो तो ये जो आइस है ये सारी की सारी इस गर्म पानी में हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसीलिए जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये मेल्ट हो जाती है। तो ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए पानी ठंडा हो जाता है और मेल्ट हो जाती है। मतलब लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड से क्या बन जाता है, सॉलिड बर्फ़ है, सॉलिड से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो आइस जो होती है कूल द ड्रिंक मोर इफेक्टिवली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस एब्जॉर्ब कर लेती है एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम ड्रिंक। जितनी भी ड्रिंक में हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जब एब्जॉर्ब कर ली तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो मेल्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो ठंडी रहती है। ठीक है, जो उसके अंदर हीट आ गई है उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब मेल्ट हो जाती है। विच रिमूव मोर हीट कंपेयर टू कोल्ड वाटर एंड मेक ड्रिंक कोल्डर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिविटी टू अकर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। लो टेम्परेचर कितना कि इतना कम टेम्परेचर हो कि तकरीबन वो रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ऐसे सुपर कंडक्टर्स होते हैं कि जो कि रेजिस्टेंस ज़ीरो पे काम करते हैं ऑलमोस्ट, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जो कि नॉर्मल फ्रिज से पॉसिबल नहीं होता। टेम्परेचर कम का मतलब चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हो, तो वो हम नॉर्मल फ्रिज में ठंडी नहीं कर सकते। तो सुपर कंडक्टर्स नीड वेरी लो टेम्परेचर। इनको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए होता है और कम टेम्परेचर माइनस में होता है। जब चीज़ माइनस में टेम्परेचर जाता है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, चीज़ ठंडी हो रही है। तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट ज़ीरो और -100 डिग्री सेल्सियस, इतना चाहिए होता है उनको काम करने के लिए। लेकिन इतना टेम्परेचर हमारे लिए मेंटेन रखना मुश्किल है और बहुत महंगा है, क्योंकि नॉर्मल फ्रिज में हम इतनी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते, हम इतना टेम्परेचर लेकर नहीं जा सकते। Maintaining such low temperature is difficult and expensive because it need require a special cooling system, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए जैसे कि हीलियम और नाइट्रोजन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। और एंड इफ टेम्परेचर राइजेस, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो उसको सुपर कंडक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। ये स्पेशल तो बहुत है, ठीक है, ये फ़ायदेमंद बहुत है सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन ये पूरा टॉपिक है, आपने वहाँ पे जाके इसको पहले देखना है कि क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, पूरा इस पर टॉपिक है। और लेकिन इसको मेंटेन रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नॉर्मल फ्रिज वगैरह में हम चीज़ों को इतना ठंडा नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम चाहिए चीज़ को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, जो कि हीलियम और नाइट्रोजन, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।